तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग बदले में एक और मारता है जिसमें तीनों पावर्स थे। एंशियंट ऑर्डर अब आगे। और जैसे ये साउंड वेव व्हाइट टाइगर को हिट करती है, वो एकदम कोलैप्स करने लगते हैं। हालांकि उन्होंने भी बदले में एक काउंटर दहाड़ मारा था, लेकिन फिलहाल वो किसी काम का नहीं था। और दोनों साउंड वेव क्योंकि टकरा रहे थे, तो जैसे वांगलिंग के साइड से एंशियंट हेड दिख रहा था, वैसे ही व्हाइट टाइगर की तरफ से वो टाइगर जैसा कुछ दिख रहा था। और फिलहाल आसपास के लैंड कोलैप्स करते जाते हैं। और फिलहाल इस वेव की वजह से ये व्हाइट हेड ओल्ड मैन यानी कि व्हाइट टाइगर फिर से खून की उल्टी करते हैं और काफी पीछे जाके गिरते हैं। सब पहाड़ में धंस जाते हैं। वांगलिंग भी इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा पीछे जाता है, लेकिन उसका कोल्डनेस और बढ़ जाता है। और अभी तक वांगलिंग के ये इंटेंस बैटल्स में से एक था जिसमें ये ली गुआंग बो को यूज भी नहीं कर रहा है। और कुछ भी हो भाई, व्हाइट टाइगर ये बंदा है तो एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट का। लेकिन व्हाइट टाइगर कुछ भी हो जाए भाई, था तो वो एंसेस्ट्रल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट का। तो वो अपने फियर को दबाता है और फिर एक टेक्निक यूज करता है, वेस्टर्न व्हाइट टाइगर डाउ। और काफी तेजी से आगे बढ़ता है, एक सील बनाता है और ये पावर वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। तो एक एंडलेस व्हाइट लाइट वांगलिंग की तरफ चार्ज कर रही थी। अब वांगलिंग फील कर पा रहा था कि एक सील है जो कि इसे मानो बाउंड कर रही है, इसे रोक रही है। और समय के साथ ये सील का पावर बढ़ते जाता है और धीरे धीरे बहुत सारे रून्स प्रकट होते जाते हैं जो कि इस सील को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। और अब ये बोलता है कि व्हाइट टाइगर स्पिरिट, इस बंदे के सोल को निकाल लो और हम इसे सप्रेस कर देंगे। मतलब इसके ही स्पिरिट को बोलता है कि कोई टेक्निक यूज कर रहा था, सेवन डाउ माउंटेन, जो कि इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का स्पेल था। अब ये जो व्हाइट टाइगर स्पिरिट था, वांगलिंग कैसे चक्कर मारता है लाइक अ पाइथन, और फिर मुंडी खोलता है वांगलिंग के सर के ऊपर ताकि वांगलिंग को अंदर खींच सके। अब वांगलिंग को आता है गुस्सा कि स्पेल तो बहुत सही है, लेकिन आज तुम्हें मैं जाने तो नहीं दूंगा। अब वांगलिंग आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो इसकी ऑरा चेंज हो चुकी थी, अब ग्रैंड स्कॉलर जैसी हो जाती है। अब ये कल्टीवेटर नहीं था, ग्रैंड स्कॉलर था, जिसने दुनिया के सत्य को समझ लिया था, हेवेंस को समझ लिया था कि ये जिस दुनिया में है ये एक गुफा है। और वांगलिंग अब इस व्हाइट टाइगर स्पिरिट की तरफ देखता है, आंखें खोलता है और कहता है कि तुम मुझे डिवोर करना चाहते हो। और जैसे टाइगर स्पिरिट की नजरें इससे मिलती है, उसकी फट जाती है। मतलब उसकी माइंड में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, मानो वो अपने रिनकारनेशन को देख रहा हो। उसे अपने एंसेस्टर्स दिखने लगते हैं कि व्हाइट टाइगर वगैरह हेवेंस को वर्शिप कर रहे हैं इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर। ये जो फियर था इसके सोल से आ रहा था। मतलब मानो वांगलिंग खुद हेवन हो और टाइगर स्पिरिट के एंसेस्टर इसकी पूजा कर रहे हो। और टाइगर स्पिरिट अब वांगलिंग की बॉडी से हटने लगता है। व्हाइट मैन को यानी कि व्हाइट टाइगर को विश्वास नहीं हो रहा था जो वो देख रहे थे। अब ओल्ड मैन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब इस दौरान वर्टेक्स से अज्योर ड्रैगन बाहर निकलते हैं और एक ड्रैगन रोर मारते हैं, काफी फास्ट स्पीड से वांगलिंग पर चार्ज करते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर को वांगलिंग के सर की तरफ एक किलिंग इंटेंट के साथ प्रेस करते हैं। इनके पीछे में एक अज्योर ड्रैगन का शैडो भी बना था और वो अब आगे निकलता है और पलक झपकते ये वांगलिंग के रेंज में आ चुके थे, बस 3 फीट के अंदर में। और एक और बंदा ओल्ड मैन ही दूसरे स्टैचू से बाहर निकलते हैं। ये थे जायंट ब्लैक टॉर्टवाइस। इनका भी स्पीड अज़्योर ड्रैगन के समान ही था और दूसरे साइड से एक पंच मारते हैं। इसे आप स्नीक अटैक कह सकते हो कि अचानक से प्रकट होके वांगलिंग पर अटैक कर देना। और बात ऐसा था कि चारों जनरल्स बहुत समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन था बेहतर था। अब जब ये दोनों अटैक करते थे तो व्हाइट टाइगर, हालांकि उनका शैडो गायब हो चुका था, लेकिन फिलहाल उनके हाथ में ब्लेड था और वो भी एक स्लैश अटैक वांगलिंग पर दे मारते हैं। बस वर्मिलियन बर्ड अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। शायद उन्हें विश्वास था कि इन तीनों का अटैक वांगलिंग को ध्वस्त कर देगा। बट वांगलिंग को फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि वैसे भी ये तीनों इंजर्ड हैं, क्या ही कर लेंगे। यह हंसता है और सबसे पहले अज़्योर ड्रैगन की तरफ अपनी उंगली को करता है। और इस समय जो इसका एंशियंट हेड था, मानो इसके वो फिंगर के साथ फ्यूज हो जाता है और ये बोलता है एंशियंट इमॉर्टल फिंगर। अब भाई ये वही फिंगर है जो कि 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरिन के सील को तोड़ सकता है। तो फिर ये अज़्योर ड्रैगन जो कि इंजर्ड है वो क्या ही कर लेगा। और जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, अज़्योर ड्रैगन ब्लड वॉमिट करते हैं। इनके आसपास जो अज़्योर ड्रैगन की औरत थी वो कोलैप्स कर जाती है और 1000 फीट जाकर के ये पीछे कैसे भी करके खुद को स्टेबल कर पाते हैं। हालांकि वांगलिंग भी थोड़ा सा सफर करता है क्योंकि इसका बस फिंगर इमॉर्टल था, लेकिन वो जो इम्पैक्ट आता है उससे इसके अंदर की बॉडी हिल जाती है और अब इसका किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता है। अब इसके बाद इसका जो वो सेलेस्टियल ब्लड लाइन था वो बाहर निकलता है, वो जो गोल्डन ब्लड था। उसका प्रेशर चारों जनरल को हिला के रखने के लिए काफी था क्योंकि प्योर सेलेस्टियल ब्लड लाइन था। तो ब्लैक जनरल यानी टॉर्टोइज सबसे करीब था, तो गोल्डन वेव की वजह से सबसे पहले ये हिट होता है और चीखने लगता है। और ये जो ड्रॉप ऑफ ब्लड था इसके हाथ के आर पार निकल जाता है और इसकी फटने लगती है कि सेलेस्टियल ब्लड लाइन, तुम्हारे पास सेलेस्टियल ब्लड लाइन है और इतना प्योर।
ये तो इमॉर्टल सेलेस्टियल बॉडी वाला है। फिलहाल वांगलिंग का ड्रॉप ऑफ ब्लड इसके पास आ जाता है। इसका एक फिंगर अटैक अज़ोर ड्रैगन को पीछे फेंक चुका था और एक बूंद खून का ब्लैक टॉर्टॉइस को। लेकिन अभी भी एक तीसरा अटैक आ रहा था वाइट जनरल का। अब वांगलिंग जो अटैक करता है इस ब्लेड को काउंटर करने के लिए उसमें फायर और थंडर मिक्स थे। मतलब एक हाथ से फायर पाम अटैक, दूसरे हाथ से थंडर अटैक, और एक तीसरा पाम अटैक बनाता है जो कि कर्मा प्रिंट था। फिर चौथा जिसमें ब्लैक और वाइट कैस थे, लाइफ और डेथ सील। पांचवा ट्रू और फॉल्स इसेंस, और आखिरी में स्लॉटर इसेंस को भी ये यूज कर देता है छठवां पाम प्रिंट अटैक बनाने के लिए। और इस समय जो वाइट जनरल के हाथ में वो ब्लेड था वो कोलैप्स कर जाता है और छह पाम प्रिंट अटैक इनके चेस्ट से टकराते हैं। ये चीखने लगते हैं। फिलहाल अज़ोर ड्रैगन और ब्लैक टॉर्टोइस पीठ से मतलब पीछे से इनके हाथ को पकड़ के सपोर्ट करते हैं और वाइट टाइगर चिल्लाते हैं कि मेरा जो हीलिंग सील लगा हुआ है इसे तोड़ दो ताकि मैं पहले इसे मार दूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल ये अज़ोर ड्रैगन और ब्लैक टॉर्टोइस को ऐसा पीछे फेंक देते हैं गुस्से में और अपनी ऑरा रिलीज करने लगते हैं। इस समय इनके थर्ड आई पर एक गोल्डन रून चमक रहा था। फिर से चिल्लाते हैं कि मेरी मदद करो, पहले इस सील को तोड़ दूं मैं, हीलिंग सील को, उसके बाद इसे बताता हूँ कि ये मुझे मुझे मारेगा। ये लोअर रियलम का एंट। इधर वांगलिंग भी इंजर्ड था लेकिन इसका गुस्सा और बढ़ रहा था। अब वांगलिंग निकालता है एंशिएंट बो, ली कुवांग धनुष, और जैसे ही निकालता है व्हाइट टाइगर जो कि अभी तक चीखे मार रहा था, भाई अब अलग ही डर आ जाता है इसके अंदर। अज़ोर ड्रैगन बोलते हैं कि ली कुवांग धनुष। ब्लैक टॉर्टोइस भी डर चुका था। अब आखिरी में एक आवाज आती है। एक लाल कपड़ों में बंदा प्रकट होता है कि फेलो सेलेस्टियल वांगलिंग, गुस्सा मत हो, कम से कम मुझे तो थोड़ा फेस देते हो, चलो बात करते हैं। और फिलहाल ये वांगलिंग को ग्रीट करते हैं। और वांगलिंग चाहता भी नहीं था कि इनके साथ लाइफ और डेथ बैटल करे। जब इनकी ऑरा इसने फील किया था तो इनके साथ एक डील करने आया था। लेकिन फिलहाल ये लोग अलग घमंड में थे तो ये क्या ही कर सकता था। फिलहाल वांगलिंग धनुष को गायब कर देता है लेकिन जब भी चाहेगा बुला के चला सकता है। वर्मिलियन बर्ड एकदम सिमिलर दिख रहे थे फॉलन लैंड वाले वर्मिलियन बर्ड के समान। ये बोलता है कि आप मुझे फेलो सेलेस्टियल्स मत बुलाओ, मैं जूनियर वांगलिंग ही हूँ और फर्स्ट जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड को ग्रीट करता हूँ। और वांगलिंग सीधा पूछता है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि जो फॉलन लैंड में फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड है और आपका रिलेशन क्या है। अब ये बताते हैं कि जो फॉलन लैंड में है वो मेरी ओरिजिनल बॉडी है और जब वॉर चल रहा था तो मैं उस समय अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ बैटल कर रहा था। बाकी लोगों ने अपने अवतार भेजे थे और ये जो मैं यहाँ पर हूँ ये मेरा अवतार है और बहुत लंबा समय हो गया। तो तुम ये कह सकते हो ना, तब कोई अवतार है ना तो कोई ओरिजिनल बॉडी है। हम दोनों एक ही बंदे हैं, हमारे थॉट प्रोसेस भी अलग है। मतलब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरी ओरिजिनल बॉडी पर। बस मैं उनसे बात कर सकता हूँ कि हम क्या चल क्या रहा है उधर और वो सोच क्या रहा है। वो बहुत थक चुका है, वो घर लौटना चाहते हैं, लेकिन मैं सेलेस्टियल सॉवरिन को ढूंढना चाहता हूँ। और आपने सुना भी होगा वो जो ओल्ड वर्मिलियन बर्ड है फर्स्ट जनरेशन वाले, उन्होंने वांगलिंग को भी बोला था कि मेरे साथ चल सकते हो जहाँ से मैं आया हूँ। अब वाइट टाइगर पूछता है डर के साथ कि तुम्हारे पास लीगवांग धनुष कैसे है। वांगलिंग बोलता है भाई ये मेरा प्राइवेट मैटर है, वो नहीं बता सकता। वाइट टाइगर अब शांत हो जाता है। वांगलिंग बोलता है कि ठीक है फॉलन लैंड वाला मैटर भूल जाते हैं, बट मैं आपसे एक डील करने आया हूँ। ये बोलता है कि एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म, या आप उसको ये भी बोल सकते हो ना, सेवन कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरिन का गुफा। इसमें सेवन डाउसेट के इंजर्ड डिसाइपल्स हैं, उन्हें यहाँ पर लोग सेलेस्टियल कहते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मैं अपना पूरा दे दूँ तो क्या सभी को मार सकता हूँ। वांगलिंग एकदम शांति से बोलता है हाँ, अगर वांगलिंग के पास लिगवांग धनुष नहीं होता तो ये लोग विश्वास नहीं करते। अब अज़्योर ड्रैगन बोलते कि यार इसके पास वो ब्लड कैसे है कि ये उस धनुष को यूज कर पा रहा है, नहीं तो इस धनुष को यूज करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इसमें अच्छा खासा सेलेस्टियल ऑरा खत्म हो जाता है। वांगलिंग बोलता है कि मुझे बस 3 बाण लगेंगे इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करने में। मुझे ये भी पता है कि आपके पीछे और स्टैचूज हैं, फिर उसके नीचे में एक बड़ा सा टेम्पल है जो कि यहाँ से निकलने का रास्ता भी है और शायद उसे किसी ने सील कर दिया ताकि कोई बाहर जा ही ना पाए। और शायद वही जगह एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म का सबसे पावरफुल जगह है और आप लोगों को पता है कि अब मैं उसे खोल भी सकता हूँ इस धनुष की मदद से, क्योंकि वांगलिंग जब यहाँ पर आया था तो उस टेम्पल की ओरा भी ये फील कर चुका था। अब ब्लैक टोटोइस पूछता है कि तुम्हें डील क्या करना है। वांगलिंग बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये जगह केव है, मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ कि देखो इनर रियल्म और आउटर रियल्म का बैटल चल रहा है और हमारा इनर रियल्म कमजोर है। मेरे पास लीगवांग धनुष भी है तो भी मैं सभी कल्टिवेटर्स को तो नहीं मार पाऊंगा और आप लोग एंशिएंट सेलेस्टियल्स हो, तो मेरा एक ही काम है आपसे ये कहना कि आउटर रियल्म के साथ बैटल करो, वॉर को ही खत्म कर दो। वर्मिलियन बर्ड बताते कि देखो यार आउटर रियल्म में हमारे एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म के कुछ लोग हैं जो कि सेवन डाउसेट के मेंबर हैं और वो लोग सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कोबाइंस को फॉलो करते हैं और वो उतने इंजर्ड भी नहीं है। तुम्हें पता है कि एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म 2 भागों में बट चुका है लेकिन फिर भी एक कनेक्शन है और अगर हम यहाँ से निकलना चाहें तो फिर वो लोग वॉर को और इंटेंस कर देंगे।
जो कि इस गुफा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट वांगलिंग कहता है टेंशन मत लो, वो लोग आउटर रियल्म के एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब अज्योर ड्रैगन बोलते हैं कुछ समय पहले की बात है, हमें किसी ने हेल्प के लिए बुलाया था तुम्हारे इनर रियल्म से, क्योंकि उसका आउटर रियल्म से बैटल चल रहा है, तो मैंने एक ट्रेजर भी उसे भेजा था जो कि रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन में इंटीग्रेट हो सकता था। और ये किसी और ने नहीं, डाविस्ट वाटर ने मांगा था। ये बताते भी कि 90 साल हो चुके हैं, और ये बताते कि देखो हमें 3 साल और लगेंगे, हमारी इंजरी फिर पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। और इनका प्लान भी वही था, अगर वांगलिंग ये डील नहीं भी करता तो 3 सालों के बाद ये जो आउटर रियल्म के कुछ इनके सेक्ट मेंबर हैं उनसे ये बैटल करते हैं। उसके बाद सॉवरिन को ढूंढते हैं, सेलेस्टियल सॉवरिन, वो वाला सॉवरिन नहीं, या मैं उन्हें 7 डाओसेट का लीडर ही बोलूँ या जो भी बोल लूँ। और अगर ये उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनका कल्टीवेशन रिकवर हो जाता है तो फिर ये केव में जो भी लोग हैं सभी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हेवनली डाओ को एक्टिवेट करके सभी चीज़ें फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। और अब ये वांगलिंग से डील करते हैं कि 3 साल, तो वांगलिंग मान जाता है कि ठीक है 3 साल मैं संभाल लूंगा। लेकिन वांगलिंग मानता है, लेकिन उसके माइंड में एक अलग प्लान भी चल रहा था। वर्मिलियन बड़ा बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वांगलिंग बोलता है कि यार आउटर रियल्म खत्म करना है, कि आप लोगों के जाने के बाद यहाँ से कोई इनर रियल्म का बंदा मरे ना। और मुझे एक और प्रॉमिस है कि जब आप लोग 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरिन को ढूंढ लो तो फिर मैं यहाँ के लोगों को फ्रीडम मिल जाना चाहिए, कोई भी किसी के कंट्रोल में न रहे, ताकि वो रियल स्काई देख पाए। और आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट चाहूँगा, और जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगे वो आप लोग मुझे प्रोवाइड करोगे। और वांगलिंग एक विलो लीफ निकालता है और बोलता है अगर आप लोग मानते हो तो शपथ लो। इसे डाओ वाओ बोलते हैं, डाओ की शपथ। और अगर आप नहीं मानोगे तो आप मर जाओगे। और वैसे भी नहीं मानोगे तो मैं लीगवांग धनुष यूज़ करके पूरे एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म को ख़त्म कर दूंगा। अब चारों जनरल सोचने लगते हैं, क्योंकि तीसरा और चौथा कंडीशन बहुत डिफिकल्ट था। फिलहाल वांगलिंग बोलता है ठीक है सोच लो, एक दिन का समय देता हूँ, और थोड़ी दूर में जाकर खुद को रिकवर करने लगता है। और वांगलिंग के अपने कैलकुलेशन थे, उसे ये भी जानना था कि ये जो एंशिएंट सॉवरिन है या सेलेस्टियल सॉवरिन, उनका उस 7 कलर डाविस्ट के साथ क्या रिलेशन है जो किंग शुई के टाइम मिला था। फिर ओल्ड गोस्ट जान भी है। और हर एक चीज़ में ये इनर और आउटर रियल्म का बैटल क्यों होता है। एक ग्रुप है जो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के साथ रहता था इनर रियल्म में, और एक ग्रुप है जो इम्पीरियल कॉन्कोबाइंस का है, सॉवरिन को सपोर्ट करता है। अब जैसे 7 कलर डाविस्ट वो जो है आउटर रियल्म का हेड है, और ओल्ड गोस्ट जान वो इनर रियल्म का है। शायद वो दोनों कुछ कर रहे हैं बड़ा, किसी सी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। वांगलिंग को इतना तो समझ में आ चुका था, शायद वो हेवनली डाओ को सर्च कर रहे हैं। तो एक दिन के बाद वांगलिंग उस शपथ के साथ लौट जाता है। तो वांगलिंग उस रिफ्ट से निकल जाता है जहां से एंटर किया था डिवाइन एट्रीब्यूशन के थ्रू, और स्पेस क्लोज हो जाता है। ऐसा लगता है वो मानो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये दूसरों को तो नहीं बता सकता था कि ये जो इनर और आउटर रियल में ये गुफा का बस हिस्सा है। शायद वो विश्वास ना करे, शायद वो बावले हो जाए। अब बाहर में ये जो डिवाइन रेट्रीब्यूशन था वो तो बहुत पहले ही गायब हो चुका था, लेकिन सेटू वगैरह अभी भी वांगलिंग का वेट कर रहे थे। और जैसे वांगलिंग को देखते हैं काफी खुश हो जाते हैं। वांगलिंग भी थोड़ा कंफ्यूज था, यार जो पिछला लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म था वो एंशिएंट सॉवरिन का या सेलेस्टियल सॉवरिन जो भी बोल लो, उनका एक बस प्यादा था। वो इनर रियल्म का नहीं था, वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से आया हुआ था। और यहाँ पर वो इनर रियल में सेलेस्टियल सॉवरिन को प्लान को सफल करने आया था। तो वांगलिंग को इसलिए लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म का जो टाइटल था वो पसंद नहीं था। ये बोलना चाहता था कि तुम लोग सभी लोग एक गुफा में हो, लेकिन बोल नहीं पाता है। और इस समय वांगलिंग का एक्सप्रेशन कुछ वैसा ही था जैसा कि डाविस्ट स्कैटर स्पिरिट का था जब वो 7 बिलियन वर्ल्ड से बाहर निकले थे। उन्हें लगा था कि वो अपने लोगों को आज़ाद करवा चुके हैं। वांगलिंग के साइलेंस को और कन्फ्यूजन को सेटुनान नोटिस करते हैं। अब वांगलिंग सेटू के करीब पहुंचता है और ये पूछता है कि सेटू क्या तुम्हारे पास वाइन है। सेटू मान जाते हैं, चलो बोलते साथ में चलते हैं, और किसी पहाड़ पे ये पहुंचते हैं, प्लेनेट सुजाकू पर है। दोनों को डिस्टर्ब करने भी कोई नहीं आता। अब ये पूछते हैं कि सेटू लोग जिंदा क्यों हैं या जीते क्यों हैं। सेटू बोलते हैं क्योंकि सांस ले सके। और सेटू नान पूछते कि वो स्पेस होल क्या था, वो रिफ्ट क्या था। फिलहाल वांगलिंग पुरानी बातों को ताज़ा करता है कि देखो पहले मैं कल्टीवेट नहीं करना चाहता था इस लाइफ और डेथ क्राइसिस की वजह से, लेकिन अब तो मैं बहुत लोगों को मार चुका हूँ। और मैंने तभी भी तुमसे बोला था कि लोग कल्टीवेट क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। और फिर बोलते कि सेठू तुमने ही मुझे कल्टीवेशन की दुनिया में लाया, ये लंबी लाइफ का क्या फ़ायदा है। और फिर बोलते कि तुम बोलते थे कि हमें इमोशंस को काटना पड़ेगा तभी हम कल्टीवेट कर पाएंगे। तो सेठू नान बताते कि देखो कनेक्शंस काटे नहीं जा सकते। उस समय मैं इसलिए बोलता था क्योंकि जब इंसान छोटा रहता है ना तो वो अपने कनेक्शंस को काट नहीं सकता, बड़े होने पे भी नहीं काट सकता। फीलिंग्स नहीं भूली जा सकती उस समय, ताकि तुम थोड़ा सा फोकस कर सको। कल्टीवेशन में इसलिए बोला जाता है। और फिर हम कल्टीवेशन करके पीक पर पहुंचना चाहते हैं। बट वांगलिंग बोलता है अगर मैं पीक पर पहुंच भी गया तो क्या ही फ़ायदा, क्योंकि जब मैंने अपने रिवेंज को ले लिया था टैंग फैमिली से, फिर मैं जब डानियो से मिला, उसके पेरेंट्स से मिला, उन्हें मरते हुए देखा, पूरी फैमिली को देखा, तब मैं कंफ्यूज था।
और जब वानियर मर गई तब मुझे कल्टीवेशन फिर से शुरू करना पड़ा, क्योंकि मुझे उसे रिवाइव करना था। फिर मैं ऐसा करते करते लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म बन गया, और मुझे ये सब चाहिए नहीं था, अभी भी नहीं चाहिए। फिर से वांगलिंग पीता है। सेटुनान देख रहा था वांगलिंग बहुत कंफ्यूज है, और सेटू बोलते कि अब तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते हो तो क्या ही बोलूं। अब वांगलिंग बोलता है कि एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म, वो जो स्पेस होल था वहां पर लेकर जाता है असली वाले। सेटुनान चौंक जाते हैं, मानो इस समय खड़े होकर के आसमान में देख रहे हो कि उस जगह पर देख पाएंगे, और बोलते अच्छा तो ये वो जगह है जहां तुम गए थे, एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म। ये पूछते हैं क्या तुमने रियल सेलेस्टियल वहां पर देखा। वांगलिंग बताता है कि हाँ, मैंने एक को मार भी दिया। सेटुनान चौंक जाते हैं, फिर स्माइल करते हैं। फिर क्या हुआ, और बोलते हैं सेटुनान कि तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से तुम बस ऐसा मारने तो नहीं गए होगे, तुमने कुछ सर्च किया होगा उसकी मेमोरीज को। वांगलिंग अब एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देता है, फिर से वाइन मारता है कि हाँ मैंने देखा मेमोरीज, इनर और आउटर रियल्म के बारे में भी मुझे पता चल गया। अगर मैं तुम्हें बोलूं सेटू कि इनर और आउटर रियल्म फेक है, बस एक इल्यूजन है, तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे। एक तरह से हम लोग एक गुफा में पैदा हुए हैं, क्या तुम विश्वास करोगे। हम जो डाओ कल्टीवेट कर रहे हैं किसी और ने डिजाइन किया है, तुम विश्वास करोगे। और जिस दुनिया में हम हैं वो एक एंशिएंट सेलेस्टियल सॉवरिन की दुनिया है। या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एक रियल में जो उसने खोला था ताकि वो अपने जॉस फिल्म को इकट्ठा कर सके, तुम विश्वास करोगे। सेटू भी हैरान हो जाते हैं, फिर से वाइन मारते हैं और कहते हैं भाई क्या बोल रहा है। वांगलिंग स्माइल देता है, बट ये अलग स्माइल था, और बताता है कि यही मैंने उस सेलेस्टियल की मेमोरीज में देखा। और तुम लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के बारे में जानते होगे, मुझे नहीं, पिछले वाले। फिर तुमने सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कोबाइंस को देखा ही होगा। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि वो 7 कलर डाविस से मैं मिला था। ये लोग इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से आते हैं, जो कि इनर और आउटर रियल्म से 10,000 गुना या उससे भी बड़ा है। और हम जिस गुफा में हैं, वो 7 डाओ सेक्ट के सेक्ट मास्टर का है, जिसे हम 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरिन भी कहते हैं। तो क्या तुम इन चीज़ों का विश्वास करोगे। और हम यहाँ पर जिंदा इसलिए हैं क्योंकि 7 कलर डाविस्ट ने, एक सॉवरिन ने मतलब हेवनली डाओ के थ्रू यहाँ पर लाइफ को इकट्ठा किया है। और अगर वो हेवनली डाओ को यूज़ नहीं कर पाता तो यहाँ पर लाइफ होता ही नहीं। फिर उसी बंदे ने डिवाइन रेट्रीब्यूशन भी बनाया ताकि जो भी विल के खिलाफ जाए उसे मार सके। बस उल्टा ये हो गया कि इस बार डिवाइन रेट्रीब्यूशन मुझे नहीं मार पाया, मैंने उसे मार दिया, और मैंने अपना भाग्य निकाल लिया है। इस दुनिया का सीक्रेट भी पता चल गया। सिटू कुछ कहते नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। अगर किंगलिंग ये बात बोलते तो शायद ये विश्वास नहीं करते, लेकिन वांगलिंग अगर बोल रहा है तो सेटू को कुछ भी हो। दोनों का एक अलग रिलेशन था। अब सेटुनान भी पूछते कि फिर ये इनर और आउटर रियल्म का बैटल क्यों चल रहा है। इनके अंदर भी एक फेयर आता है इस चीज़ को सोचकर, कि ये समझ में आ रहा था कि हम बस एक प्यादे हैं और कोई गेम खेल रहा है ऊपर में बैठकर। वांगलिंग बोलता मैं भी क्लियर नहीं हूँ कि बैटल क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। 3 सालों के बाद इस वॉर के थ्रू मुझे हर चीज़ पता चल जाएगा। अब वांगलिंग बोलता है कि मेरे कल्टीवेशन के 3 स्टेजेस थे। पहला स्टेज कि दूसरों की मदद करना, दूसरा स्टेज में मैं थोड़ा कंफ्यूज सा इरिटेट था और एक मॉर्टल लाइफ जीना चाहता था, और ये सोचता था कि वानिर को जगा लूंगा। उसके बाद तीसरा स्टेज में मैं फिर से कल्टीवेट करना चाहता हूँ। उस समय मैं सेकंड स्टेज में फिर से कल्टीवेशन से थक रहा था, लेकिन अब वो जो डाउट था वो खत्म हो चुका है। मैं कल्टीवेट करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ ताकि इस दुनिया से निकल सकूँ, इस फेक वर्ल्ड से। मैं इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे जाना चाहता हूँ। क्या वहाँ के लोगों को 3 सर है, 6 हाथ हैं, मुझे देखना है। तो फिलहाल इनका काफ़ी सीरियस बात होता है। वांगलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाकी चीज़ों के बारे में बात करता है। ये बोलता है कि मैं इस सेलेस्टियल सॉवरिन को ही मार दूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे 3 साल तक इस एरिया को गार्ड करना पड़ेगा। अब वांगलिंग हवा में प्रकट होता है और अपने स्टैचू को देखता है। इसका स्टैचू एक कुल्हाड़ी लेके था। एक जिम्मेदारी थी इसके ऊपर जो इसे अब पूरा करना था। 3 सालों तक प्रोटेक्ट करना था इनर रियल्म को। सेम डिटर्मिनेशन था जैसा कि डाविस्ट स्कैटर स्पिरिट के अंदर था जब वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और अब वांगलिंग बोलता है कि फेलो कल्टिवेटर्स, क्या तुम लोग मुझे फॉलो करना चाहोगे ऑल हेवन तक, ताकि हम आउटर रियल्म के कल्टीवेटर के साथ बैटल कर पाए। आवाज भी आती है, सभी की आती है कि हाँ। और वांगलिंग बोलता है कि मेरे साथ चलो, हम रियल्म के नदियों और पहाड़ों पर फिर से अपना अधिकार करेंगे। अब वांगलिंग को फॉलो करने वाले में सबसे आगे में सेटुनान, मास्टर साउथ क्लाउड और बाकी लोग थे। इसे अब पता था कि जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है। इसे लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म का टाइटल नहीं चाहिए था, बट जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकता था। अब वांगलिंग जब तेजी से आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एक बंदा इसे देखता है, और जब तक वो देखता है ऐसा लगता है कि वो बेहोश होने लगा है। और पलक झपकती है, ये सभी 10-12 लोग मारे जाते हैं। ये आउटर रियल्म के लोग थे, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है जहां पर कोई भी मिलता था निपट जाता था। अभी ये ब्रिलियंट वॉइड में था और ऑल हेवन की तरफ बढ़ रहा था, तो जो भी लोग छिपे हुए थे उन्हें ये मारते जाता है। और इस समय ब्रिलियंट वॉइड से 2 आउटर रियल्म के कल्टिवेटर भाग रहे थे। ये ट्विन कल्टिवेटर्स थे। एंशियंट स्टार सिस्टम है, इनका एक नाम था आउटर हेवन में। हालांकि पावर लेवल इनका सेकंड हेवंस ब्लाइट पे ही था, लेकिन मिला करके थर्ड हेवन ब्लाइट को ये हरा देते थे।
लेकिन फिलहाल ये कुत्तों के जैसे भाग रहे थे, उस प्रेशर को ही फील करके। और तभी इनके सामने में एक वाइट फिगर प्रकट होता है। दिखने में उसका स्पीड ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन बिजली के समान वो आगे बढ़ रहा था। एक-एक कदम उसके पता नहीं कितने दूर में प्रकट होते थे। अब दोनों जानते थे बच तो सकते नहीं है, तो वांगलिंग पर चार्ज करते हैं। वांगलिंग देखता है कि तुम्हारा ब्रदरली लव बहुत अच्छा है, तुम दोनों भाई में बहुत प्यार है, लेकिन तुमने इनर रियल्म के कल्टीवेटर को मारा है, तो तुम मरोगे तो जरूर। और इन्हें निपटा देता है। तो फिलहाल ब्रिलियंट वॉइड में कोई नहीं बचा था। अब वांगलिंग समन रिवर में पहुंच जाता है। मतलब ब्रिलियंट वॉइड और समन रिवर जहां से कनेक्टेड थे, फील करता है कि ये जगह काफी शांत है। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।